बढ़ाने, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, पार्टी सदस्यता अभियान, युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़ने और बूथ स्तर पर मजबूत बनाने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं खुश हूं कि मैं इसी पार्टी की सदस्य हूं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी संगठन से निकले हुए हैं। उन्होंने खुद संगठन को इतना महत्व दिया हुआ है, वो भी पूरे समय रहते हैं। 5 साल 10 साल सरकार ने क्या किया, उसके साथ में आने वाले समय में क्या करेंगे, किस तरह का अमृत मंथन रहेगा, पार्टी का रोल क्या करेगा, हर एक लोगों को जिम्मेदारी मिली है, वो अपनी अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह से महिलाओं को महत्व मिला है, जो पार्टी में 33% देने वाली पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, हमारे कई सेल है, जो सब लोग मिलकर पूरे देश से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर अपने अपने संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए अहम है। पीएम मोदी ने कई मौके पर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे लगता है कि पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन इसके साथ बीजेपी को आत्मविश्वास से बचना होगा, क्योंकि बीजेपी को अटल युग को ध्यान देना होगा। जब बीजेपी ने इंडिया साइनिंग का नारा दिया था और राजनीतिक हलकों में बीजेपी की वापसी का दावा किया जा रहा था। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो चुनाव से पहले बीजेपी का जो है महाधिवेशन जारी है। 2 दिनों का ये कार्यक्रम है जिसमें 2024 को लेकर जो है महामंथन किया जा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जुड़ गए हैं। इसके अलावा मेरे साथ कांग्रेस से विजय कौशिक और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ गए। आप तीनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले प्रदीप जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है कि 370 के पार बीजेपी इस बार जाने वाली है, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नमस्कार लता जी और साथी पैनलिस्ट और कांग्रेस के मित्र और राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ कुमार जी को मेरा प्रणाम। देखिए, निश्चित तौर पे जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो पत्रकार बंधुओं का काम है सवाल पूछना, वो उनसे पूछेंगे। तो थोड़ा बेसिक्स हम कह देते हैं। देखिए, आज समाचार के संचार के साधन बहुत सारे हो गए हैं। पत्र पत्रिकाओं से निकल करके हम इलेक्ट्रॉनिक पे, उसके आगे डिजिटल तक आ चुके हैं। पहले सेंसरशिप होती थी, थोड़ा सा समाचार प्रकाशित होने से पहले कोई एक व्यक्ति, 4 व्यक्तियों का ग्रुप होता था जो कम से कम 2 बार तस्दीक करता था कि क्या जाएगा। आज क्या है कि हम बाढ़ में जी रहे हैं। बाढ़ क्या, सुनामी है समाचारों की और कंटेंट बनाने वालों की और बन के प्रस्तुत होने वालों की। तो जब आप देखते हैं कि पार्टी लाइन से या पार्टी के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से अगर कोई एक बात कही जाती है तो उसमें कितनी बातें निकलती हैं। हर आदमी अपनी स्वतंत्रता को प्रयोग करते हुए उसमें कभी मिर्च मसाला लगाता है, कभी केवल नमक तेल लगा करके उसको प्रस्तुत कर देता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमने जब प्रदेशों में, जब हमारी केंद्र में सरकार थी 10 वर्ष पूर्व 2014 से पहले, तो अटल जी का एक युग था और अभी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार है। यानी आप आश्वस्त है ना? आप 400 पार का नारा लगा रहे हैं एनडीए के साथ मिलकर, 370 बीजेपी लेकर आएगी, आश्वस्त हैं आप? हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं? हम अपने कार्यकर्ताओं पे आश्वस्त हैं, हम अपने सरकार के किए गए कार्यों को लेकर के आश्वस्त हैं। लेकिन अगर मीडिया के कुछ बंधु अगर कहें कि इसको ओवर कॉन्फिडेंस की श्रेणी में रखा जाए तो मैं उससे यकीन नहीं करता। मैं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस सवाल मेरा सर इसलिए था क्योंकि इससे पहले भी जब 2004 की हम बात करें तो बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जो है सरकार में थे और जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी ने ये नारा दिया था, लेकिन तब भारी पड़ गया था आपका नारा। आम आदमी को क्या मिला नारे के ऊपर? क्योंकि कांग्रेस भी नारा लेकर आई थी तो आपका नारा फीका हो गया था। अगर आप 2004 का जिक्र कर रही हैं तो उस समय संचार के माध्यमों में केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रिकाएं थी और डिजिटल का युग आ रहा था। 2006 के बाद से ज्यादा प्रतीत होता दिखा जब वो सूचना के संसाधनों में अतिशय वृद्धि हुई और निश्चित तौर पे बड़ी सकारात्मक वृद्धि थी। तो वो युग और था। और देखिए कितने 5 साल में परिवर्तन हो जाते हैं, जनता के जनादेश में परिवर्तन हो जाते हैं, जनता के आप कंटेंट कंजम्पशन की अगर आप एक्सटेंट देखें तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आज जो है
दो मुख्य धड़े हैं। आज डिजिटल मीडिया पे एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते हैं। अब उसी एजुकेशन में ये सारी बातें भी हो जाती हैं। नहीं, तभी मेरा सवाल प्रदीप जी, आप आश्वस्त है ना जिस तरीके से बीजेपी की लहर चल रही है, जो मुद्दे आप लोग लेकर आए, आप तो आश्वस्त हैं? बस छोटा सा सवाल है, आप आराम से विद कॉन्फिडेंस कहिए, स्माइल करते हुए कि हाँ भैया हम तो आश्वस्त हैं। निश्चित तौर पे हम अपने कार्डर पे आश्वस्त हैं, चलिए, हम अपनी सरकार के कामों पे आश्वस्त हैं और अपनी बूथ लेवल के कार्यकर्ता पे आश्वस्त हैं। चलिए विजय जी, बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि 370 जो है पार होना है, 370 को लेकर वो चल रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी, कांग्रेस का क्या टारगेट सेट है? हमारी तैयारियां तो भाजपा करने में जुटी है। कभी हमारे अकाउंटों को फ्रीज किया जाता है, कभी हमारे नेताओं पर सीबीआई ईडी की जांच बिठाई जाती है, कभी हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर लिया जाता है। बाकायदा बीजेपी में इस बात को लेकर एक कमेटी बनाई गई है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर कैसे लेकर आना है। आपने सन 2004 की बात की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। तो ये सच है कि राजनीति के अनेक पहलू हैं। उनमें एक पहलू ये है कि अपनी सरकार के काम, जो अच्छे काम है, उनका प्रचार करना। अब वो अच्छे काम अगर धरातल पर हुए होंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का कितनी सीटों का टारगेट है? देखिए, हमारा अभी तो हालांकि सीटें तय नहीं हो पाई हैं आप लोगों की गठबंधन में। सुनिए ना, अगर देखा जाए तो राजनीति में कोई ये नहीं कह सकता कि भी हम इतनी सीटें जीतेंगे। ये भाजपा का आप अति विश्वास कह लीजिए, या ईवीएम में गड़बड़ झाला कह लीजिए, या बीजेपी के षड्यंत्र कह लीजिए, कि जिनके दम पर आज बीजेपी इस बात को छाती ठोक कर कहती है कि वो इतनी सीटें जीतेंगे, जबकि किसी भी कुछ तो अनुमान होगा कौशिक साहब, कुछ तो अनुमान लेकर कांग्रेस चल रही होगी। 2024 की तैयारी आप भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, कुछ तो अनुमानित सीटें होंगी आपके भी मन में। अगर आप बीजेपी को टक्कर देने जा रहे हैं, मोदी को टक्कर देने की लड़ाई आप लोगों की है, तो कुछ तो अनुमानित सीटें होंगी। आप लोगों ने सोचा होगा कि इतना टारगेट तो पूरा करना ही है, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयारी भी उस हिसाब से हो रही होंगी। देखिए, हमारी पार्टी का तो एक ही उद्देश्य होता है कि चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर सत्ता में आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला कर सके। इसलिए हमारी जो बात होती है पार्टी में, वो बहुमत के आंकड़े को लेकर होती है कि किस तरह से हम बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करें। चलिए, और अभी इंडिया गठबंधन में जो अगर कुछ सहयोगी दल हमारे साथ रहेंगे तो उस आधार पर बात होगी, या हम अपने दम पर अकेले लड़ेंगे पूरे देश भर में, तो उस पर भी बात होगी। नहीं, बीजेपी ने तो क्लियर सेट कर दिया अपना एजेंडा कि 370 तो हमें लानी है। सुन तो लीजिए, इसकी टक्कर में आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा इसके टक्कर में? सुन तो लीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए कौशिक जी। जिस तरह से पुतिन के प्रमुख विरोधी की मौत या हत्या जेल में हुई है, ये तो जांच में, और जांच करेगा कौन, ये सच्चाइयां बहुत बाद में आएंगी। लेकिन बीजेपी सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। इसलिए फिलहाल भविष्य की राजनीति को लेकर स्पष्ट हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से धन बल का इस्तेमाल करके, आप अगर स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्या यही कारण है कि जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं तो जनता आप पर कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएगी? देखिए, हम सुनिए ना मेरी बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम के नाम पर वोट मांगा जाता है, ये दावा नहीं ठोका जाता कि भी हम सीटें लेकर आएंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषण अमिताभ ठाकुर जी भी हैं। अमिताभ जी, आपने दोनों का वार्तालाप सुना होगा, जिस तरीके से बीजेपी आश्वस्त है कि वो 370 पार करेगी, लेकिन विजय कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का नॉन कॉन्फिडेंस फेस है, वो क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, दोनों की बातचीत से ही बहुत स्पष्ट है। हाँ, जिस ढंग से कांग्रेस ने जो मानसिक जो लड़ाई चलती है ना, पूरी चुनाव या कोई भी खेल या मैदान में उतरने के पहले आप मानसिक रूप से किस कदर तैयार हैं, ये आपके बातचीत से, अंदाज से, हाव भाव से, व्यवहार से पकड़ लिया जाता है। और लगातार मीडिया इस बात को कह रहा है, और आज से नहीं 5-6 महीने से कह रहा है कि कांग्रेस लड़ाई की तैयारी कर ही नहीं रही है, बल्कि लड़ाई की तैयारी को डिले टैक्टिक्स में अपना रही है। इतना बढ़िया नीतीश जी ने विपक्षी
गठबंधन का पूरा मंच तैयार कर दिया था और उनकी ही अवहेलना, फिर एक कर्नाटक जीत को लेकर के बाकी 5 विधानसभा में फिर जो है सब कुछ भूल करके अकेले भिड़ जाना और अपने साथियों को लाख चाहने के बावजूद जगह न देना, कई कदम ऐसे रहे जो बता रहे हैं कि 2024 के लिए कांग्रेस बिल्कुल तैयार नहीं है। और भाजपा, आपने देखिए कहा कि भाजपा आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन आश्वस्त होने के साथ वो मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं और विपक्षी गठबंधन के अंग भंग पे तुले हुए हैं। खाली पार्टियों को नहीं तोड़ रहे हैं, कांग्रेस को भी तोड़ रहे हैं और कांग्रेस कभी इधर बचा रही है, उधर बचा रही है। आक्रमण का तो सवाल ही नहीं उठता अभी कांग्रेस के पास। कांग्रेस अपने ढंग से तैयारियां करना तो दूर, अपने नैया को बचाने पे ऐसा लग रहा है कि तुली हुई है कि जो 40-50 आए हैं वही बचा लेंगे, हम तो बहुत होगा, इस ढंग से तैयारियां कर रही है। जब आपको रण में उतरने की तैयारी है तब आप तलवारबाजी के ABCD सीखने जा रहे हैं। अभी जो आप न्याय यात्रा निकाला, इस वक्त आपको चुनाव की तैयारियों में समय लगाना था, सारे अपने पदाधिकारियों को झोंकना था, तो वो ABCD क ख ग घ पढ़ने के लिए मैदान में गए हुए हैं। इन सबको देख के लगता है। और भाजपा 2004 का लेसन नहीं भूली है, क्योंकि उस दौरान भाजपा को लगा था कि इतना बेहतर हमारा प्रदर्शन रहा है पूरे विभिन्न क्षेत्रों में, ढांचागत स्तर पे और हर तरीके से हमने जो विकास किया है, तो इस देश की जनता जो है हमें बस यूं ही जिता देगी। आप देखिए मोदी जी उस मामले में और अमित शाह उस मामले को लेकर कितने सतर्क हैं कि जो किया है उसको बार बार बता रहे हैं। अभी फिर विकसित भारत यात्रा निकाली, पूरे देश में 2 करोड़ जो है वो अपने राजदूत बनाने की बात की जा रही है। एक बूथ 1 बूथ 10 यूथ टाइप के प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। अमित शाह जी खुद चले जा रहे हैं बूथ स्तर तक की तैयारियों को जांचने के लिए। बैठकें देखिए किस स्तर पे हो रही है। प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी आज 11-11.5 हजार लोगों को बिठा करके बातचीत कर रहे हैं। आप इतना मजबूत होने के बावजूद वो एक दिन का कहीं नहीं छोड़ रहा है, कहीं एक छेद ना हो जिसमें कि कहीं पर भी कोई चूक ना होने पाए। इस तरह की इतनी तैयारियां जो लोग कर रहे हैं और जिनको जीतना है या जिनको टक्कर देनी है, उनकी हालत ये है कि वो केवल बोल रहे हैं कि ये मुद्दे हैं और मुद्दे भी कौन से बता रहे हैं 80-90 के दशक के, और वो मुद्दे भी उनके ही खड़े किए हुए हैं। उन्होंने उन मुद्दों का कभी ढंग से समाधान नहीं किया, इस वजह से वो आज भी ज्वलंत है। चलिए, मैं इसी पर सवाल ले रही हूँ एक बार कौशिक जी से, फिर मैं प्रदीप जी के पास आऊंगी। कौशिक जी, क्या आपको लगता है कि अब मुद्दों को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए? जिस तरीके से अमिताभ जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जरूर कांग्रेस अपने मुद्दे जरूर उठाती है, लेकिन अब दशक दर दशक चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस जो है अपने एक बात पर अड़ी हुई है। क्या लगता है कि आपको भी अपना स्टाइल अब चेंज करना चाहिए, स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन होने चाहिए, समय के साथ अब कांग्रेस को भी आगे बढ़ना चाहिए? कोई शक नहीं है कि इस समय जो है कूटनीति का जमाना चल रहा है और इसमें विरोधियों के ऊपर उन्हीं के तरीके से आक्रामक होने की हमें जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात मुद्दों की है तो मुद्दों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी नहीं बनी। उन्होंने कहा गंगा साफ होगी, गंगा स्वच्छता के अभियान पर हजारों करोड़ कहाँ चला गया। RBI के रिजर्व फंड से कई बार सरकार को क्यों पैसा निकालना पड़ा। देश का व्यापार घाटा $100 अरब को क्यों क्रॉस कर गया के साथ। देश के आर्थिक हालात आज खराब क्यों हैं, महंगाई चरम पर क्यों है, बेरोजगारी चरम पर क्यों है। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। इन्हें भी अगर आप देखेंगी तो देश के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो रिकॉर्ड स्तर को क्रॉस कर चुका है। आपको लगता नहीं कि विडंबना है जब ऑन रिकॉर्ड चीजें आप इतनी मुझे गिना रहे हैं लेकिन आप ये बातें जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे? ये विडंबना नहीं लगती कि आपको? देखिए, क्यों आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही जनता तक? क्यों जनता का आप पर विश्वास कम होता जा रहा है? क्यों नहीं इसका विश्लेषण होता है? चुनाव दर चुनाव आप हारते जा रहे हैं, क्यों नहीं उस पर मंथन होता है, ना ही कोई इम्प्लीमेंट होता है? लता जी, कई कारण है, एक कारण नहीं है भाई। एक तो EVM भी हमारी नजरों में संदिग्ध है। दूसरी बात, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किसी भी स्तर तक जाकर करने के लिए तैयार है। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज करती है, जिन्हें बेईमान और भ्रष्ट बताती है, वो ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई राज्यों की सरकार CBI और ED के दम पर गिराई जा चुकी है। तो हमारा पाला एक देश की बहुत घाघ राजनीतिक
अमिताभ जी दल कुछ के कह रहे हैं। चंद अमिताभ लोगों से जी, पड़ा कौशिक है साहब ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम जो पूरे है देश को सरकार के अंदर बर्बादी है, की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं प्रदीप जी के पास आऊंगी। कांग्रेस जो है नई रणनीतियों के तहत सोच ही नहीं रही है, ना नए खून को सामने ला रही है, ना नए परिप्रेक्ष्य में चीजों को, राजनीति को देखने समझने की कोशिश कर रही है। वो पुराना हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। अब विकास की जो नई दिशा तय हुई है, लोगों का मिजाज जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के दिशा में सोच रहा है। जाति और धर्म को लेकर के सोचना कम हो रहा है। हर एक व्यक्ति यहाँ अपने आप को नागरिक और साधिकार महसूस कर रहा है। आपको उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो दिशा बता रही है, जो विकास के पैमाने बता रही है, उससे बेहतर विकास की रणनीति सामने लेकर आनी पड़ेगी कि हम देश को इस ढंग से, नए ढंग से लेकर जाएंगे। अपने ही लोगों में जो आपके नए लोग हैं उनको आगे ला करके राजनीति का लगाम उसके हाथ में देना होगा। ऐसे सलाहकारों को बाहर करना होगा जो आपको पुराने दिशा में खींचे चले जा रहे हैं। ईवीएम को दोष देना बंद करना पड़ेगा। ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कांग्रेस को दरअसल अब बहुत पीक समय ये चल रहा है, डू और डाई वाली स्थिति आपके लिए है, चुनाव सर पर है, तैयारी आपके सभी को दिख रही है, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस को शायद थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप जी, जो आश्वासन आप हालांकि दिखा रहे हैं कि 370 आप लोग पार करेंगे, आश्वस्त आप हैं, मुद्दे आपके पास तमाम हैं, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे आपके पास हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, चुनावी ये समय है, क्या लगता है कि जो आपकी तैयारियां चल रही हैं उसमें धार जो है थोड़ी कम हो जाएगी, इस तरह के मुद्दे अगर सामने आते हैं चुनाव से ठीक पहले? तो लता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और अभी अमिताभ जी की जो कुछ बातें हुई हैं उसको मैं ध्यान में रख करके आपको उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तित हो गया है और कांग्रेस को पुरानी स्टाइल के सोचने के तरीके को और उनके परामर्शदाताओं को बदलना होगा। और मैं आता हूँ फिर उसी बेसिक पे। हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम पिछले 2 आम चुनाव इसी आधार पे जीत के आए हैं, क्योंकि हमें लोकतंत्र की व्यवस्था में हमें मत मिले। अब आते हैं संसदीय प्रणाली में। हमने 370 का, हमने तो 400 पार का नारा दिया है, लेकिन 272 सीटें चाहिए ही चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। अब अगर बहुसंख्यक जनसंख्या हमें बहुमत देती है और हम उसको आगे लेकर के चलते हैं, तो उसमें अगर विपक्षी दल जिनका की प्रमुख कार्य सरकार के कार्यों को ठीक ठाक करके, एकदम टाइट करके, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ के सही रखना है, वो नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो जनता के पास ऑप्शन क्या बचता है? जब भी सदन में कोई गंभीर चर्चा की विषय की बात आती है तो आप अपने जिद पे अड़ जाते हैं। आपको अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के अवसर चाहिए, न कि जनता की बातों को रखने के लिए। जनता इन बातों को देखती है, इन बातों को समझती है। निश्चित तौर पे हम भी हैं, हम भी इसी देश के वासी हैं। लेकिन धरने पर बैठे किसान कह रहे हैं कि सरकार अपना अहंकार नहीं तोड़ रही है, सरकार को अहंकारी बता रहे हैं। ना लता जी, निश्चित तौर पे इसीलिए कुछ किसानों ने इस देश में 39 से 40 किसान यूनियनें हैं। अब ये कौन सी किसान यूनियन है जिसको कि बार बार सरकार के 3 बड़े मंत्री चंडीगढ़ में, पंजाब से आ रहे हैं ये लोग, और वहां पे उनकी सुविधा के लिए वहां पे बैठा गया। अब शायद देखिए, वही मैंने कहा था ना कि कंटेंट किस प्रकार से आ रहा है, तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ मजबूरियां हो कि हम उन रियल कंटेंट को 2 बार 4 बार वेरीफाई में कर पा रहे हो। लेकिन आग तभी जब धुआं तभी उठता है जब आग होती है। आज जो है डिजिटल मीडिया पे जो कंटेंट अवेलेबल है, जो वीडियोज और जो फीचर्स वहां से जो ऑन ग्राउंड से मिल रही हैं, उनके आधार पे जो देखिए, हमारे देश में 98% किसान 2 एकड़ से कम जोत वाले हैं। 2 एकड़ से कम जोत का मतलब होता है कि जो किसान सम्मान निधि आदरणीय मोदी जी ने जो दी, जब से उस योजना को लागू किया, वो एक से साहूकारों से बचाने के लिए ऊंची दर पे ब्याज, बीज के पैसे ऊंची दर पे ना लेने पड़े, इसलिए वो योजना थी और आज वो सफल योजना है। तो 98% किसान जब 2 एकड़ से छोटे वाले हैं, तो ये मर्सिडीज और बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में शाम को विस्की की पार्टी करने वाले और ये जो है क्षेत्र विशेष के अलगाववादी बातें करने वाले लोग कौन हैं? तो इस देश की जनता जो मतदाता है, देखिए हम सभी जब मैं तो अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो निश्चित मैं उसी की बात करूंगा, लेकिन जो लोग ये कंटेंट बना के प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी कहीं न कहीं नोटा तो हो नहीं सकते, वो बायस तो होंगे कहीं न कहीं विचार से। लेकिन जब ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जब ये कंटेंट, जब ये बातें जब
बड़ी जनता को पता लगती हैं तो जनता को पता लगता है कि कौन किसके साथ है, और जब वो अपना निर्णय देते हैं तो लोग ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम भले ही आधिकारिक तौर पे आपके नेशनल टीवी पे हम कुछ बातें कहने से बचें जो कि हमने असलियत वहाँ पे देखी है, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी की त्रुटि के कारण से शांति भंग हो या किसी प्रकार की वैमनस्यता फैले। हम जिम्मेवार नागरिक हैं और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे, ये जो किसान के रूप में आ रहे हैं, जनता ने इनको नकार दिया है। आप संगठित हो जाइए, भीड़ का कोई तंत्र नहीं होता, ये केवल भीड़ तंत्र है। यानी कि जो देश का अन्नदाता जो परेशान है सड़कों पर, इसका कोई असर आपके चुनाव पर नहीं पड़ेगा, ये आप कह रहे हैं? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये अन्नदाता जो है वहाँ पे भीड़ में, क्या अन्नदाता, देखिए किसान, हमने बड़े ही शब्दों को प्रयोग किया है, बहुत सारे शब्द हमारे शब्द को उसमें जुड़े हैं, कभी अन्नदाता, कभी क्या। मैं उन किसानों के साथ हूँ जो 98% हैं, जिनकी जोत 2 एकड़ से छोटी है, जिन्हें आज अपने कर्जे उतारने के लिए परेशान होना पड़ता है। सरकारी योजनाओं की सरकार माफ करती रहती है, यानी कि जो सड़कों पर उतरे हैं सर, वो आपके हिसाब से किसान नहीं है? माफी की, क्या वो किसान नहीं है? क्या वो किसान नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा लता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेट बैंकों से अपनी फालतू की कारों और स्कूटरों के लिए कर्जा लेकर के उसकी माफी की मांग करना, ये कौन सा किसान करेगा? किसान के लिए बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं। आप अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बैठ के अगर सर्च करें कि जो सरकार की योजनाएं हैं, तो प्रथम 4 पन्ने गूगल के उसी में आएंगे कि 20 से ज्यादा योजनाएं जो केवल किसानों को समर्पित हैं। अब ये लोग जो कौन सा किसान है जो मांगे किसानों के एमएसपी को लेकर थी सर, वो भी पूरी तो नहीं हुई ना। आश्वासन देकर पिछले बार जो हमने देखा था धरना खत्म तो कराया गया, लेकिन एमएसपी वाली जो बात थी वो पूरी नहीं की गई, उसी को लेकर दोबारा से किसान धरने पर बैठ गए। लता जी, कौन से किसान यूनियन की एमएसपी वाली बात आप कह रही है? 40 किसान यूनियन है और 40 की मांग अलग अलग है। किसी एक की पूछे तो मैं बताता हूँ कि कौन से किसान यूनियन की एमएसपी वाली बातें थी। देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बेसिक तौर पे ये है कि अगर इस धरने को आप देखें, मैं किसानों के विरोध में, हमारी पार्टी तो किसानों के लिए कटिबद्ध है, उनकी आय दुगनी करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हम इस तथ्य को कैसे झुठला सकते हैं कि कल एक बहन को उन्होंने गाली दी, कल एक मात्र शक्ति थी, गाड़ी में आ रही थी, उन्हें आना जरूरी था, उनको कोई धमकी दे, उन्हीं में से कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने उनको बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन 4 वो लोग जो मात्र शक्ति उस महिला को मारने के लिए दौड़ रहे थे, क्या आप उन्हें समय की थोड़ी अभाव समय का है? विजय कौशिक जी। लता जी, जो ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मोदी सरकार ये कहती है कि वो मात्र 500 रुपए महीना देकर किसानों का सम्मान कर रही है, तो मोदी जी को ये घोषणा करनी चाहिए कि देश में जितने भी भाजपा के सांसद हैं वो पेंशन के तौर पर रिटायर होने के बाद में केवल किसान सम्मान निधि का ही पैसा लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि भी उन्होंने कृषि के 3 काले कानून वापस ले लिए, क्या उसको लेकर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी की? सही मायने में तो उन काले कानूनों को आज मोदी सरकार दबाए बैठी है। खुद आकर के प्रधानमंत्री जी खुद आकर के बोल के गए कि हम भाई साहब, जिस तरह संसद के अंदर किसी विधेयक को पास कराने का एक तरीका होता है और उसके ऊपर बाद में राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, इसी प्रकार उस कानून को निरस्त कराने का भी एक तरीका होता है। ये नहीं होता कि मोदी जी ने कह दिया और जुबानी जमा खर्च से काम। चलिए, समय कम है, कौशिक जी कम शब्द में बताइए कि कांग्रेस की क्या तैयारी चल रही है? चुनाव सर पर है। देखिए जी, बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है, 11,500 नेता उनके वहाँ पर शामिल है, कांग्रेस क्या कर रही है? कम शब्दों में। लता जी, हमारी तैयारी सीधी सी है। जो समान मानसिकता वाले कुछ दल हैं जो हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ मिलकर देश के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हम बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे। चलिए, बहुमत के आंकड़े को पार करने की बात आप कर रहे हैं। अमिताभ जी, छोटा सा कमेंट मैं आपसे लूंगी। हालांकि कांग्रेस छोटी मोटी जगह पर कहीं ना कहीं आश्वस्त जरूर दिख रही है, लेकिन क्या आपको आंकड़ा आगामी समय का दिख रहा है? क्योंकि गठबंधन की अगर हम बात करें तो तस्वीर सबके सामने किस तरीके से एक एक कर सभी दलों ने अपने हाथ पीछे कर लिए सीट शेयरिंग की बात पर। अब आपको लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से जो किनारा ढूंढ रही थी अपनी नैया को पार लगाने के लिए, लग रहा है कि वो किनारा कांग्रेस को मिल पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्षी गठबंधन पूरा बिखर गया है। अब देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने भी, उन्होंने भी मना कर दिया है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब चाहिए कि चुपचाप गठबंधन को एकदम ईमानदारी से स्वीकार करे कि खत्म हो गया है और हर एक सीट पर अपने प्रतिद्वंदी पूरे जोश के साथ उतारे, जो भी परिणाम होगा, क्योंकि वैसे भी ये 50 के नीचे जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है।
अगर अगर पूरी हिम्मत के साथ कांग्रेस अकेले लड़ने को उतरे, क्योंकि कांग्रेस की बहुत जरूरत है देश को, एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष जिसका सारे देश में ये हो, वो बहुत जरूरी है इस वक्त। तो ये पूरे जोर के साथ अपने सारे प्रतिनिधियों को खुली छूट देते हुए लड़ने की तैयारी करे तो शायद कुछ भला होगा। नहीं तो अभी तक जो है तैयारियां कतई कुछ नहीं दिख रही है, न कहीं है, और कांग्रेस बहुत बुरी अवस्था में है। बिल्कुल, वाकई एक मजबूत विपक्ष का सपना भी जनता कब से लंबे समय से देख रही है कि आखिर कब वो समय आएगा जब विपक्ष वाकई जनता की बातों को रख पाएगा। फिलहाल आप तीनों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, विजय कौशिक बहुत शुक्रिया, अमिताभ ठाकुर जी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको बताया कि जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव का जो समय है वो नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हालांकि बीजेपी साफ तौर पर अपनी तैयारियों को और ज्यादा धार देने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी जहां लगातार हर स्तर के नेताओं को, संगठन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस आखिर कहां पर खड़ी होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से चर्चा भी हमने की और जिसमें साफ तौर पर निकलकर सामने आया कि वाकई जनता ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि उन्हें एक मजबूत विपक्ष का जो सपना वो देख रही है वो कब पूरा होगा, ताकि जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे विपक्ष जो है उसे उठा पाए। लेकिन फिलहाल जो अधिवेशन हो रहा है इसका कितना फायदा बीजेपी को होगा और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास डिबेट शो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम